हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। जिसमें हमने गॉस दो तीन लेक्चर हो चुके हैं। हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें 4 अनुप्रयोग हम पढ़ चुके थे। आज अनुप्रयोग नंबर 5 है, ठीक है। तो जिसने ना देखा हो वो जाके जरूर देखेगा इसको। अच्छा, आज का जो अनुप्रयोग क्या है, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, गोली कोश, कोश मतलब क्या होता है आप जानते हैं। कोश मतलब होता है खोखला, ठीक है। यानी कि कैसा गोला है, खोखला गोला है जो कैसा है, आवेशित है। और उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं जैसे ये गोला हमने एक बना दिया, ठीक है। अब ये कैसा गोला है, ये हमारा आवेशित गोला है। क्लियर। अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ हो सकती है, तो इसके बाहर हो सकती है, इसके पृष्ठ पर, और कहाँ हो सकती है, आंतरिक बिंदु पे कहीं पे हो सकती है। तो इन्हीं तीनों जगहों पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हटाते हैं। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं एक आर त्रिज्या का आवेशित गोला है, ठीक है। एक आर त्रिज्या का गोली कोश है जिसको जो हमने आवेश दिया, ये इसकी केंद्र अगर ओ है, इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या है आर। जब इसको हम आवेश देते हैं, चूंकि ये खोखला गोला है तो अंदर तो आवेश होगा नहीं, वो सारा आवेश क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठ पे, ठीक है। सारा आवेश कहाँ से, इसके पृष्ठ पर जमा हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्लियर। इसके पृष्ठ पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा ये आवेश। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाह्य बिंदु पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ निकालेंगे, देखिए बाह्य बिंदु में पहले से हेडिंग पड़ी हुई है, बाह्य बिंदु पर, ठीक है। बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम मान लेंगे कोई एक बिंदु हमने ले लिया। इस बिंदु का नाम हमने क्या रख दिया, पी रख दिया। क्लियर। अब इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे, पहले हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, यानी कि क्या होता है परिभाषा से, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए, इससे निकाल लेंगे। और उसके बाद गॉस की प्रमेय से निकाल लेंगे, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों बराबर कर देंगे तो हमें ई का मान यहाँ से पता चल जाएगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब मान लिया हम, आप जो पिछले हमने आपको अनुप्रयोग पढ़ाया उसमें बिंदु पी लिया, उसके हमने चारों ओर क्या लिया है, एक पी बिंदु पी से गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है हमने। तो यहाँ पे भी हम इस बिंदु पी से गुजरता हुआ एक सममित, कैसा सममित गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो यहाँ पे हम सममित के लिए क्या ले लेंगे, एक गोला ही ले लेंगे, ठीक है। हमने मान लिया एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ हमने इसके पी से गुजरता हुआ खींच लिया है, गॉसियन पृष्ठ जिसकी त्रिज्या के, देखिए एक बात बताइए, मान लिया जो बिंदु पी है, ठीक है, बिंदु पी है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। तो जो हमने गॉसियन पृष्ठ जो है बिंदु पी से गुजरता हुआ खींचा है उसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर ही तो हो जाएगी। क्लियर। अब ये जो इस बिंदु पी है, इस पे हम यहाँ पे एक छोटा सा लघु अवयव ले लेते हैं जिसका नाम हमने क्या रख दिया, डीए रख दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इस डीए पे, अगर इस डीए पे जो हम क्षेत्रफल सदिश खींचना चाहे तो कहाँ होगा। आपने क्षेत्रफल सदिश वाली वीडियो देखी होगी, तो मैंने बताया था कि जो क्लोज सरफेस होता है, ठीक है, 3D शेप होता है, उसमें किसी भी जिस पृष्ठ पे लेते हैं उसी पृष्ठ के परपेंडिकुलर क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। तो यहाँ पे देखें तो इसी केंद्र से होता हुआ बाहर की ओर, यानी कि अभिलंबवत, इस पृष्ठ के अभिलंबवत ही तो क्षेत्रफल सदिश होगा, जिसको हमने क्या ले लिया, डीए ले लिया। क्लियर। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर दिशा देखें, आप जानते हैं प्लस क्यू से जो है वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस क्यू में इंटर करती हैं। तो यहाँ से अगर निकल नहीं होंगी तो यहाँ पर भी तो दिशा वैद्युत क्षेत्र की इसी डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, डीए की तरफ होगी, यानी कि डीए के हम कह सकते हैं समांतर होगी, ठीक है। अब देखिए, अब इस बिंदु P पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बिंदु P पर जो डीए अवयव लिया है, डीए अवयव से गुजरने वाला, यानी कि क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। सबसे पहले छोटे से अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई, छोटे से ले रहे हैं ना अवयव, तो डी फाई ई हो जाएगा। डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, यही हो जाएगा। क्लियर। ई डॉट डी ए। अब छोटा सा अवयव डी ए लिया था, अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से देख लेते हैं, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा, फाई ई, समाकलन कर देंगे इसका क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रल करेंगे लेकिन कैसा, क्लोज शेप के लिए कर रहे हैं, तो ये क्लोज, ये इसीलिए क्या बन गया, क्लोज बन गया। अब देखिए ई डॉट डी हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। और आप जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी ए, सॉरी ई डी ए कॉस थीटा। चूंकि ई और डी ए क्या है, देखिए एक ही दिशा में है, यानी कि ई व डी ए के जो बीच एंगल होगा, कोण होगा, वो क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा, है ना। यानी कि हम इसलिए हम कह सकते हैं थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा का मान जब 0 रखेंगे तो फाई ई बराबर हो क्या जाएगा हमारे पास, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा, क्लियर। इतना आप लोग जान गए। अब देखिए जब यहाँ तक समझ में आ गया तो ऊपर वाले को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको चलिए हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ई है एक समान रूप से, जो है ई क्या है, नियत है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, नियत है। जब नियत है, परंतु यहाँ लिख सकते हैं परंतु, या एक काम करिए यहाँ लिखिए क्या, चूंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है भाई, एक समान रूप से आवेशित, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, नियत होगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, नियत है। जब वैद्युत क्षेत्र नियत है, बदल नहीं रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फाई ई बराबर, समाकलन में जो ई है क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी ए, ठीक है। अब डी ए क्या है, परंतु यहाँ पे एक चीज देखिए बहुत समझने वाली है, परंतु इंटीग्रल डी ए ये क्या है, अगर सारे डी ए को हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, पृष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा, भाई पृष्ठ क्षेत्रफल ही तो मिलेगा। तो जो ई डी ए है वो क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल होगा, और गोले का क्षेत्रफल जो समाकलन डी ए होगा क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो गोला हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है, इसकी त्रिज्या क्या स्मॉल आर है, तभी हमने क्या रखा है, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसे हम लोग कह सकते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो जाएगा ना। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए इसे हटाते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ से फाई ई का मान क्या हो गया, फाई ई का मान हमारे पास हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या था, नियत था, तो हमने ई को क्या निकालिए, बाहर निकालिए। अब बचा क्या, समाकलन डी ए बचा। अब समाकलन डी ए क्या है, अगर समाकलन डी ए करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ही तो मिलेगा, और गोले का क्षेत्रफल होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो बचेगा क्या, फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए परंतु गॉस की प्रमेय से ये किससे निकला है, ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकला है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे गॉस की प्रमेय से, गॉस की परिमेय से क्या होता है भाई, गॉस की प्रमेय आपने पढ़ रखी होगी। गॉस की प्रमेय होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, जहां क्यू क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकला ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और गॉस की प्रमेय से क्या हुआ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दोनों की तुलना करें तो हमें मिलेगा क्या, देखिए एक मिनट, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। यहाँ से हमको ई का मान क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग लिख दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हुआ, क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ हमें इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिल गई, ई अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गई। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कोई भी बिंदु आवेश है प्लस क्यू, इसके कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला होता है, यही तो होता है ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। इससे स्पष्ट, और यहाँ पर भी देखिए यही मिला है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि
जो है इससे स्पष्ट होता है कि जो गोला है ये एक गोले का केंद्र क्या है, एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है किसी बाहर के बिंदु के लिए। ठीक, तभी तो इतना मान आ रहा है 1/4πε0 Q/r²। और देखिए बिंदु आवेश के कारण भी तो यही मान होता है। तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा के लिखते हैं यहाँ से। देखिए मैं लिख दिया यहाँ पे, किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यही सूत्र होता है। ठीक है, यही सूत्र तो होता है। देखिए E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी अब हमें इसलिए। ठीक होता है। अतः स्पष्ट है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश बाह्य बिंदु के लिए ठीक वैसे ही व्यवहार करती है जैसे संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, जब भाई इससे बाहर जो बिंदु है उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आ रहा है 1/4πε0 Q/r²। और बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर भी तो यही फॉर्मूला आता है। इसीलिए कैसे व्यवहार करती है, जैसे संपूर्ण आवेश कहाँ हो, गोले के केंद्र पर स्थित हो, यानी कि बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करे। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया बाह्य बिंदु के लिए। अब हम किसके लिए देखने जा रहे हैं, एक मिनट, इससे पहले एक और चीज हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसे हटाते हैं। देखिए सिग्मा के पदों में भी हम इसका एक फॉर्मूला लेके आते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो गोला है, ठीक है, इस पे आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित है। अब मान लेते हैं आवेश जो है इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। क्लियर, अब पृष्ठ घनत्व सिग्मा, इसकी परिभाषा होती क्या, सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। अब A क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल जिस पे आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो सिग्मा बराबर गोले का क्षेत्रफल होता है क्या है 4πr²। यहाँ कैपिटल R क्यों लिया, क्योंकि जिस गोले पे आवेश वितरित है उसकी त्रिज्या हमने क्या मानी है, कैपिटल R मानी है। ठीक है, तो अगर हम समीकरण 1 में इसका मान रख दें, यानी कि यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से क्लियर, अगर समीकरण 1 में हम Q का मान रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा E बराबर, यहाँ मिलेगा 1/4πε0। क्लियर, और Q का मान कितना मिल जाएगा हमें, सिग्मा इंटू 4π इंटू r²। और बटे में क्या है ये, स्मॉल r²। अब यहाँ से देखिए 4π से 4π क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो E का हमें एक और फॉर्मूला मिल गया सिग्मा के पदों में, सिग्मा/ε0 इंटू r² बटे में स्मॉल r²। क्लियर, तो ये क्या हो गया, ये एक और फॉर्मूला मिल गया, यानी कि जो है किसी भी आवेशित गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो फॉर्मूले मिल गए, एक ये वाला मिल गया और एक ये वाला मिल गया। ठीक है, तो अब इसे हटाते हैं और कहाँ देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं इसके पृष्ठ पर। क्लियर, चलिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 2। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, पहले हम लोगों ने देखा बाह्य बिंदु पर, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट गोले के पृष्ठ पर। कहाँ, गोले के पृष्ठ पर। अब मान लीजिए ये जो बिंदु है ये कहाँ, ये गोले के पृष्ठ पर है। अब गोले के पृष्ठ पर होगा तो ये बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी जो होगी वो r मानेंगे हम लोग, तो वही r इस त्रिज्या के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं पृष्ठ पर, यानी कि पृष्ठ के लिए या पृष्ठ पर कह सकते हैं, पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, जो r होगा वो कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाएगा। आप बताइए मुझे, क्योंकि ये बिंदु कहाँ मान लिया हमने, इसके पृष्ठ पे मान लिया, और पृष्ठ पे केंद्र से r दूरी, अगर हमने स्मॉल r हम दूरी मान रहे थे, इस बिंदु को यहाँ पे ले आए, तो जो अब r दूरी बचेगी वही इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो ये r किसके बराबर होगा, r के कैपिटल R के बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1 से यानी कि 1 में अगर हम देखें तो क्या मिल जाएगा, E बराबर 1/4πε0 क्या मिल जाएगा, Q/R²। क्लियर, और समीकरण 2 से कितना जाएगा, यानी कि पृष्ठ पर कितना फॉर्मूला आ गया, E बराबर 1/4πε0 Q/R², जो कि इसकी क्या थी, त्रिज्या थी। और समीकरण 2 से देखें तो क्या हो जाएगा, E बराबर कितना है, सॉरी समीकरण 2 ये वाला हमने माना है, यानी कि सिग्मा/ε0 इंटू r² और बटे में स्मॉल r है, स्मॉल r की जगह क्या है, कैपिटल R, तो कैपिटल R रख देंगे, r² से r² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा/ε0। ठीक है, तो ये कब हो गया, गोले के पृष्ठ के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, ये स्मॉल r की जगह क्या हो गया, कैपिटल R हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, E बराबर सिग्मा/ε0 हो गया। अब बात करने जा रहे हैं इसके भीतर। ठीक है, ये गोले के पृष्ठ पे हो गया, अब गोले के भीतर बात करने जा रहे हैं, यानी कि मान लेते हैं गोले के भीतर कोई बिंदु P है, तो इससे भी होता हुआ हम क्या बना लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। ठीक, इसको P' मान लेते हैं। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, बाहर जो हमने निकाला था, तो
उसके कारण भाई बाहर जब निकाला था तो ये आवेश था, इसी कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र था किसी बिंदु पर, पृष्ठ पर ही वैद्युत क्षेत्र था क्योंकि वो पृष्ठ पे आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये खोखला गोला है, इसके अंदर तो कहीं पे आवेश होगा नहीं, वो तो एक समान रूप से इसके पृष्ठ पे वितरित हो गया। अब जब इसके अंदर आवेश नहीं होगा तो बिंदु P' ले लें या किसी भी बिंदु पे हम ले लें तो कहीं पे आवेश होगा ही नहीं। जब आवेश नहीं होगा तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, और वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, शून्य होगी। अतः इसके भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। चलिए इस बात को लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसे हटा देते हैं। चलिए देखिए, अब हम कहाँ देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं कहाँ, थर्ड पॉइंट, गोले के भीतर। ठीक है, गोले के या गोली कोश के भीतर, इसे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, गोलीय कोश के भीतर। क्लियर, गोली कोश के भीतर। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, आवेश क्या है, हमने क्या बताया, आवेश कोश के पृष्ठ पर है। देखिए यही बात लिख दी है, माना कोश के भीतर एक बिंदु P' है। ठीक, ये P' बिंदु है। चूंकि आवेश कोश के पृष्ठ पर वितरित है तथा कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः बिंदु P' से होकर गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होगा। यानी कि जो गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया है P' से होकर गुजरने वाला, उसके भीतर भी कोई आवेश नहीं होगा तथा गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। जब आवेश नहीं तो निर्गत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि फाई ई का मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, Q/F/0 होता है। अब Q का मान 0 है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फाई जो है वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल EdA। ठीक है, तो EdA भी क्या होगा, 0 होगा। तो E अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या होगा, dA = 0। और हम जानते हैं कि अभी अभी हमने क्या पढ़ा, समाकलन dA का मतलब 4πr², तो E × 4πr² क्या होगा, 0। यानी कि E बराबर भी क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा 0 हो जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि आवेशित गोली कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र क्या होती है, शून्य होती है। क्लियर, यानी कि इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, क्या होगी, शून्य होगी। क्लियर, तो ये एक अनुप्रयोग नंबर 5 हो गया। कौन सा था, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ कहाँ देखी हमने, सबसे पहले हमने कहाँ देखी, इसके बाहरी बिंदु पर देखी जहां हमने अवयव dA लिया हुआ था, उससे हमने dA और E एक ही दिशा में थे, कोण क्या हो गया उनके बीच का, थीटा हो गया। और फाई E बराबर E.dA से हमने क्या निकाला, E × 4πr² निकाल लिया। उसके बाद हमने गॉस की थ्योरम से निकाला, फाई बराबर Q/F/0, तुलना कर ली, इससे हमें बाह्य बिंदु पर पता चल गया। फिर अब जब पृष्ठ पे बात कर रहे थे तो यही R किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल R के बराबर हो जाता है, तो उस तरह से हमने निकाल लिया। और आंतरिक बिंदु के लिए तो हम जान रहे हैं कि जब कोई आवेश ही नहीं तो निर्गत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, और फ्लक्स शून्य होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, शून्य होगी, जैसा कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके अगले वीडियो में हम इसका अगला अनुप्रयोग पढ़ेंगे और वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।